हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों का जो संजीवनी एकलव्य टेस्ट हुआ है फिजिक्स इंडिविजुअल का, तो अच्छा गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपके पास लेकर के आया हूं उसका सोल्यूशन वीडियो। क्या कह रहे हैं आपसे, ध्यान से देखिएगा। कह रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल। ये ऑलरेडी आपके नोट्स में दिया गया है कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चे, इनफिनिट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से जरा सा। कह रहा है कि एन एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक एयर कैपेसिटर बैटरी से जोड़ा गया है। द इफेक्ट ऑफ फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट विद द डाइलेक्ट्रिक इज टू इंक्रीज। कह रहे हैं कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने का पर्पस क्या है, जो कि कैपेसिटर ऑलरेडी बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो अगर देखोगे तो यहां पर कह रहा है द चार्ज एंड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का प्लेट है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बैटरी के कनेक्ट करके डालते हैं, तो हमें पता है कि चार्ज के टाइम बढ़ जाता है और कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे। When a slab of dielectric material is introduced between the parallel plate capacitor which remains connected to a battery, then the charge on the plate relative to earlier charge. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर वही चीज, के टाइम क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इज मोर। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो चार्ज क्यों था, और बैटरी लगी हुई है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो चार्ज क्या होगा, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ कैपेसिटर इज केप्ट कनेक्टेड टू अ बैटरी and a dielectric slab is inserted between the plate during the process। क्या रहे, बैटरी से जुड़ा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा करके बैटरी से जुड़ा हुआ है, और कह रहे हैं कि यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करना है। ऐसा करेंगे तो हमें कुछ वक्डन करना पड़ेगा, और वो जो वक्डन होगा वो किसके बिहाफ पे होगा, ये पूछ रहा है। जाहिर सी बात है, बैटरी लगा हुआ है तो जो भी वक्डन होगा वो एट द कॉस्ट ऑफ द बैटरी होगा, और ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इमर्स्ड इन एन ऑयल। पैरेलल प्लेट कंडेंसर को ऑयल में डाला गया है, और ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है द फील्ड बिटवीन द प्लेट इज, फील्ड क्या हो जाएगा, देखो अगर बैटरी नहीं लगा हुआ है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, के टाइम डिक्रीज हो जाता है, के 2 है। और अगर वोल्टेज को देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वोल्टेज घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, के टाइम घटेगा, तो 1/2 डिक्रीज बाय 1/2 करेक्ट आंसर होगा। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर बैटरी से जुड़ा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 6 mm। अब आओ फटाक से ये क्वेश्चन देखो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 6 mm दे रखा है। फिर कह रहा है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला गया है, बट थिकनेस जो है वो 4.5 तक डाला गया है। ये क्या, के की वैल्यू 9 है, 9 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, बट ये थिकनेस कितनी है बेटा, 4.5 mm में डाला गया। आपसे पूछ रहे हैं कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ध्यान से देखोगे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ऐसे रहने देते हैं, D की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, और ये हो गया 4.5, तो ये मिल गया आपको 1.5। वापस से देखोगे तो T की वैल्यू 4.5 रखोगे और नीचे क्या रखोगे, 9, तो T की वैल्यू 4.5 और यहाँ पर रखोगे 9, तो ये आएगा बेटा 1/2। ध्यान दोगे तो यह हो जाएगा 3, और ये हो गया 1, 4 ऊपर गया 2, हो गया नीचे 1/2। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 मिल गया। बट नीचे हमें पुराने वाले से कंपेयर करना है, तो पुराने वाले कैपेसिटर का क्या था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो 6 आगे आ चुका है, ये हो गया 3। तो अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 6 कितने टाइम हो जा रहा है, 3 टाइम। तो पुराने वाले कैपेसिटर के 3 टाइम हो गया, नया वाला कैपेसिटर। आगे देखो, कह रहे बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कंडेंसर ऑफ प्लेट ऑफ थिकनेस T1। ठीक है, कह रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पर आपको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 T1 थिकनेस का, और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 T2 थिकनेस का डाल दिया गया है। अब अगर कह रहा है आपसे बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे कैसे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और अगर V की वैल्यू देखोगे तो ये लिखते हैं हम लोग E1 T1 प्लस E2 T2, और अगर E1 की देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट K है तो K1 एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट T2। बोलो हाँ, ठीक है। आगे देखो, अगर हम लोग कॉमन करते हैं बेटा V की वैल्यू के लिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ध्यान दोगे तो अगर यहां पर मैं सिग्मा के साथ A का मल्टीप्लाई और नीचे A से डिवाइड कर देता हूं, तो ये पूरा बन जाएगा Q। बोलो हाँ, और अगर ये Q हो चुका है तो यहां मिलेगा आपको T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफैराड। तो एक एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज 6 mm, D क्या दिया हुआ है, 6 mm दे रखा है, चलो गुड। अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस 3 mm। तो कह रहा है कि एक कॉपर प्लेट है
यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा कॉपर का? कॉपर इज अ मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला नंबर क्वेश्चन क्या? इनफिनिट 3 mm थिकनेस है, यानी कि थिकनेस है 3 mm का। तो आपसे पूछा जाता है कैपेसिटेंस, अब कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा? तो देखो नया कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बेटा ये तो पूरा जीरो हो गया और ये बन गया 3, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3। पहले कितना था? 6, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2, यानी कि आएगा 2 टाइम्स, मतलब पहले 15 था, अब 2 टाइम हो गया, मतलब कितना हो गया बच्चे? 30 माइक्रोफैराड। समझ आई बात? यहां पर देख लो एप्सिलॉन नॉट ए, ये 3 से काट दिया, नीचे आ गया 6, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 6 क्या हो गया बच्चे? पुराना वाला कैपेसिटेंस यानी कि 15, और 2 ऊपर आ रहा है, तो 15 into 2 30। A capacitor when filled with the dielectric K equal to 3 has a charge Q naught, ठीक है, वोल्टेज V naught and filled E naught। ध्यान से देखना क्या कह रहा है? कह रहा है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K को डाला गया है, K बराबर 3 किसी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसका चार्ज है Q naught, गुड, वोल्टेज है V naught और इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E naught। If the dielectric is replaced with another one having K equal to 9, यानी कि अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है बेटा वो 9 डाला गया है। The new values of charge, voltage and field will be respectively। कह रहा है नया चार्ज कितना होगा, यानी कि Q डैश कितना होगा, नया वोल्टेज V डैश कितना होगा और नया इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश कितना होगा। देखो बाबू, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि Q नॉट, Q डैश की वैल्यू जो नई वाली आएगी वो Q नॉट के बराबर ही आएगी। तो देखो यहां पर भी Q नॉट, यहां पर भी Q नॉट, यहां पर भी Q नॉट, ये तो सेम हो चुका है, ये रहेगा सेम, बैटरी कनेक्टेड है। अच्छा, वोल्टेज है V नॉट, कब? जब इसके पास K3 था, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाता है तो वोल्टेज पहले के कंपैरिजन में 3 टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि V नॉट जो है वो एक्चुअली में पुराने वाले का 3 टाइम कम है, यानी कि पुराना वाला वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा बेटा? 3 V नॉट। अभी वाले एयर के समय की बात हो रही है, ये जब एयर रहा होगा। अब मुझे बताओ कि अगर वोल्टेज निकालना है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 9 का पड़ा हो, क्या करते हैं बेटा? 9 टाइम कम हो जाता है, V अपॉन 9 हो जाएगा, और V की वैल्यू कितना निकाला तुमने? 3 V नॉट, 3 V नॉट अपॉन 9 कितना आया? V नॉट बाई 3। तो चार्ज हो गया Q नॉट, चार्ज रह गया सेम, वोल्टेज हो गया V नॉट बाई 3। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसा वोल्टेज होगा वैसा ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। V नॉट बाई 3 और E नॉट बाई 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। Q नॉट, V नॉट बाई 3, E नॉट बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, capacitance of a parallel plate capacitor becomes 4/3 times of its original value if a dielectric slab of thickness T equal to D/2 is inserted between the plate। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर becomes 4/3। C डैश जो है बेटा वो 4/3 हो जा रहा है किसके? पुराने वाले के। If the dielectric slab of thickness, कह रहा है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा? कह रहा है D/2 है, ठीक है, between the plate, this is the separation between the plate, the dielectric constant of K की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ C डैश इक्वल टू क्या है? 4/3 पुराना वाला, C डैश की वैल्यू क्या होती है? C डैश की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस थिकनेस T/2 प्लस D अपॉन 2 के लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि थिकनेस तो T/K होता है फॉर्मूले में, तो D/2 के इक्वल टू 4/3 ऑफ क्या बच्चे? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहां मिलेगा आपको एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट गायब हो चुका है, तो 1 अपॉन यहां मिलेगा D/2 प्लस यहां मिलेगा D/2K इक्वल टू मिलेगा बेटा 4/3 इंटू 1/D। सत्य वचन। अब बेटा यहां नीचे से D और यहां से D अगर कॉमन करके काट दोगे तो आपको यहां पर एक रिलेशन मिलेगा केवल K का। अगर आगे तुम देखोगे तो ये मिलेगा आपको 1 अपॉन, यहां से D मैंने बाहर कर लिया, 1/2 प्लस 1/2K, और यहां पर मिला आपको 4/3, यहां मिला आपको इक्वल टू 4/3 इंटू 1/D। ये D से ये D काट दो। अब आपको देखो K में और नंबर्स में एक रिलेशन मिल रहा है, और अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो चुपचाप से आपका सटीक आंसर आकर के खड़ा होगा, एंड दैट विल बी योर 2। सॉल्व कीजिएगा इसको आगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, यानी कि D बन चुका है D/2, ठीक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बन चुका है बेटा 2K, देन इट्स कैपेसिटी विल बी। तो देखो बेटा अगर C होता तो ये होता K एप्सिलॉन नॉट A/D, तो C डैश क्या होगा जब ये बन गया 2K एप्सिलॉन नॉट A और D बन गया D/2, ये 2 ऊपर उचक के जाएगा, तो C डैश इक्वल टू 4K एप्सिलॉन नॉट A/D, और K एप्सिलॉन नॉट A/D क्या था? C था, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और आपका इंक्रीज बाय 4 टाइम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, 3 plates of common surface area A are connected as shown. The effective capacitance will be,
देखो बेटा, सीधा सीधा बताया गया है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। अगर इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा तो ये भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, और पैरेलल में है तो दो बार जोड़ दो इसको सीधा सीधा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, 3 पैरेलल प्लेट ए बी सी each of area 50 centimeter square have separation 3 mm between A and B and 3 mm between B and C. The energy stored when the plates are fully charged. अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे बच्चे, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है एक प्लेट, ठीक, और यहां पर भी जुड़ा हुआ है एक प्लेट। आप ध्यान से देखो, ए वाला 12 वोल्ट प्लस से जुड़ा हुआ है, मान लो ये ए साइड है, तो ए वाला और सी वाला, ये ए साइड है और ये सी साइड है, और ये बी वाला, दोनों का भी एक साथ है, देखो दोनों का भी एक साथ है, और ये दोनों भी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ गया ये प्लस से, और ये जुड़ गया बच्चे माइनस। समझ में आई बात? फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुली चार्ज्ड। अब ये पैरेलल में है, तो कह रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा। बेटा देखो, आइडेंटिकल है ना, ये और ये इनके बीच का एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो अगर ये सी होगा तो ये भी सी होगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट होगा 2c। और अगर आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमको सी इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा ना, तो क्या होगा बच्चे, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर? ये मिल गया आपको सी की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है बताओ एनर्जी कितना हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। तो पूरी तरीके से चार्ज करने के लिए बेटा आप रखोगे इसको हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी रखोगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रखोगे बेटा, हाफ, और सी की वैल्यू रखोगे कितना, 2c, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर मतलब 144 और 144, 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है मेरी बात? अब आपको क्या करना है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the -12 रखना। एरिया ऑफ द प्लेट दिया हुआ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखना 50 into 10 to the power -4। 3 mm का दिया है तो 3 into 10 to the power -3। सारी वैल्यूज को रख करके सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा एनर्जी, और जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 2.1 into 10 to the power -9 जूल। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन अगर कराने लगूं तो फिर विकलांग हो जाओगे तुम सब। चलो, 4 पैरेलल प्लेट same area of cross section are joined as shown in the figure। बेटा ये सारे के सारे पैरेलल में हैं, कितने कैपेसिटर है, 1 2 3 मारो ऑप्शन नंबर 2। मैंने बताया हुआ ये किसमें है, पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया गया है। कैसे पैरेलल में है बच्चे, आप देख लो, ए से जुड़ा हुआ है ये वाला, और ए से जुड़ा हुआ है ये वाला, बी से जुड़ा हुआ है ये वाला, ये 2 कर लो, और ये कर लो, ये बी से जुड़ा हुआ है। अब देखो 1 और 2 के बीच में, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये ए पॉइंट है, ये बी, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, खत्म ये कहानी। फिर से ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, वापस से ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो तीनों क्या हो गया, पैरेलल में, पैरेलल में 3। आगे, 2 condenser of capacities 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series and the system is charged to 120 volt, then the potential drop on 1 microfarad capacitor। क्या है, 2 कैपेसिटर है बेटा, 1 और 2, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया, तो ये लो 1 माइक्रोफैरड और ये लो 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया बच्चे, और इसको वोल्टेज दिया गया है 120 वोल्ट। आपसे कह रहा है देन द पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, निकाल सकते हैं क्या? पहले आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 into 2 upon 3। सी इक्विवेलेंट कितना है बेटा, 2/3। ठीक, अगर इसका टोटल कैपेसिटेंस इतना आ रहा है तो चार्ज कितना होगा बेटा, Q इक्वल टू होगा CV, यानी कि 2/3 इंटू वोल्टेज कितना हो गया, 120। तो ये हो गया बेटा 80 कूलम चार्ज, माइक्रोकूलम, हाँ, क्योंकि हमने 80 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। अब अगर 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि बैटरी ने निकाला है, तो यहां देखो, अगर मुझे यहां का वोल्टेज चाहिए, यही पूछ रहा है 1 के अक्रॉस, तो V इक्वल टू Q/C। Q हो गया 80 और C हो गया आपका 1, कितना गया बच्चे, 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 capacitor connected in parallel having the capacity C1 and C2 are given Q charge which is distributed among them, the ratio of the charges on C1 and C2 will be। क्या 2 connected in parallel, 2 कैपेसिटर्स है बच्चे, C1 और C2। अब कह रहा है इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया है, और इन आर गिवन Q चार्ज, इस पूरे सिस्टम को कितना चार्ज दिया गया, Q। कॉमन पोटेंशियल निकालो, V इक्वल टू क्या होता है बेटा, टोटल चार्ज
अपॉन C1 प्लस C2, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर हमने टोटल पोटेंशियल निकाल चुका है, कॉमन पोटेंशियल, तो C1 के पास चार्ज Q1 कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1, तो C1 है आपका Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1, Q2 कितना होगा बेटा, Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू दूसरा वाला कैपेसिटी। अगर इनको डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, द प्लेट सेपरेशन D, ठीक है, प्लेट सेपरेशन दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय। अच्छा, इन सब का जोड़ करके K इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। आसान है, कैसे, आप उठाओ इसको। ये मटेरियल कुछ इस प्रकार से रखा गया है, देखो ये रखा K1, ये रखा K2, और ये सब आपस में जुड़ गया K3 के साथ। अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि इनका एरिया, इधर वाले का एरिया A/2 है और इधर वाले का एरिया कितना बेटा, A/2 है। ये पूरा कितना है, A है, इधर का डिस्टेंस D/2, इधर का डिस्टेंस कितना है D/2, और इसको सॉल्व करना है। आप मुझे C1 बताओ, C1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट D/2, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 कितना मिलेगा बेटे, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या देंगे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 प्लस K2। बेटा देखो ये दोनों पैरेलल में तो जुड़ा है। अब ये जो आया वो इस K3 के साथ किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो फाइनल वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। C3 निकाल लो। C3 कितना होगा बच्चे, C3 होगा आपका K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, तो 2 पर आ गया और यहां मिला D। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ये दोनों सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज में क्या होता है, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C की वैल्यू क्या रखेंगे, K, मान लेते हैं K इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक का K इक्विवेलेंट है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला। बेटा इधर देखो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इधर मिला आपको K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन ये वाला बच्चे 2K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा D D D ऊपर खत्म, क्या मिला आपको, A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट खत्म, आपको क्या मिला 1 अपॉन K इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन 2K3, 1 अपॉन K1 प्लस K2, तो 1 अपॉन K1 प्लस। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An identical condenser are joined in parallel, are charged to a potential V. Now they are separated and joined in series. अच्छा मुझे बताओ, पहले तो n कंडेंसर को किसमें जोड़ा गया, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे, C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, NC, ठीक है। और उसको चार्ज किया गया V पोटेंशियल तक, तो चार्ज किया गया V पोटेंशियल तक, तो एक काम करते हैं, पूछ क्या रहा है, कॉम्बिनेशन एनर्जी पूछ रहा है, देन द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल पूछ रहा है बच्चे, एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये Q की वैल्यू कितनी होगी, Q इक्वल टू CV, तो NC और V कितना है बेटा, V। इक्वेशन 1 बना लो। ये चार्ज मिला कब, जब n आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में जोड़ दिया गया। नाउ दे आर सेपरेटेड एंड जॉइन इन सीरीज, अब सभी को सीरीज में जोड़ दिया गया है, तो C इक्विवेलेंट सीरीज में कितने होंगे, C इक्विवेलेंट सीरीज में कितने होंगे, सीरीज में होंगे बेटा C/N, ओके, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ नया वाला, देन द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक बात तो तुम्हें बता दूं, एनर्जी क्या रहेगा आपका, देन द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी आपका सेम रहेगा। तो अगर पहले वाले में एनर्जी की मैं बात करूं, पहले वाले सिचुएशन में अगर मैं एनर्जी की बात करूं, क्या लिखोगे, U इनिशियल लिखोगे हाफ Q स्क्वायर बाय C, मतलब N स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C मतलब हो गया NC, एक N से N कटा, एक C से C कटा, ठीक। तो U इनिशियल कितना मिल गया बच्चे आपको मिला NCV/2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं फाइनल पूछूं, फाइनल कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, एक मिनट, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, ठीक है, V के टर्म में रखो, V के टर्म में रखो, तो U इनिशियल कितना होगा बेटा, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ है, C इक्वल कितना होगा बेटा, NC, और यहां पे रखते हैं V स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं फाइनल में वोल्टेज कितना रह गया होगा,
वोल्टेज हो गया होगा वी डैश, वोल्टेज हो गया होगा वी डैश, तो हाफ सी बाई एन वी डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एनर्जी क्या रहना है, कंजर्व रहना है, तो यहां पर क्या होगा बच्चे, यू आई बराबर क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, तो हाफ एन सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी बाई एन वी डैश स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक सी से सी कैंसिल हो गया, यहां पर मिलेगा आपको एन स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर वी डैश स्क्वायर, तो यहां से मिल जाएगा आपको वी डैश इक्वल टू बेटा एन वी, पोटेंशियल एनवी हो जाएगा, पोटेंशियल एनवी हो जाएगा। तो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां पर क्या करें, एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी इनकी नहीं, एनर्जी आपका सेम रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 0.2 फेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 600 वोल्ट, ठीक है, सी इक्वल टू दिया 0.2, वोल्टेज दिया बेटा कितना 600 का, बाय अ बैटरी, और रिमूविंग द बैटरी इट इज कनेक्टेड विद अनदर पैरेलल प्लेट कंडेंसर। चलो ठीक है, क्यू निकाल लो, क्यू इक्वल टू क्या होता है सीरी, तो 0.2 इंटू 600 ये हमको मिल जाएगा 2 और 60 120 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया, माइक्रोकूलम नहीं कूलम में आएगा, सीधा सीधा 120 कूलम का चार्ज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इज कनेक्टेड विद अनदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देखो एक है 0.2 से कनेक्ट किया गया और एक को जोड़ दिया गया 1 से, ये हो गया 0.2 से और ये हो गया 1 से, ठीक, क्लियर। द पोटेंशियल डिक्रीजेस टू, कह रहा वोल्टेज कितना गिर गया, वोल्टेज कितना गिर गया, तो पहले वोल्टेज कितना था 600। अब बताओ बेटा, क्या इन दोनों को आपस में जोड़ने पे कॉमन पोटेंशियल कुछ निकल करके आएगा, कॉमन पोटेंशियल V क्या होगा, Q अपॉन C1 प्लस C2, तो V बराबर Q कितना है बेटा 120 है, और अगर इसको देखोगे तो ये आएगा 1.2, मतलब दोनों को ऐड करना है पैरेलल में, सीधा सीधा जोड़ देंगे। अगर ऊपर नीचे 10 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 1200 और ये कटेगा तो ये आएगा 100, बोलो हाँ। तो कह रहे थे पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना हो गया बेटा 100 वोल्ट रह गया, देखो 100 वोल्ट आ भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम व्हेन अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट किया है 6 वोल्ट को, ऐसे करके एक 6 वोल्ट लगा दो, चलो ठीक है 6 वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इज फाउंड टू बी 1.5 माइक्रोकूलम, द वैल्यू ऑफ 6, ठीक है बाबू। ये दोनों किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में जुड़ता है तो क्या करते हैं बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का सब, तो C1 इंटू C1 अपॉन 2C1 कट गया यहां से और ये आ गया C1/2। अब ये दोनों सीरीज में है और बाकी तीनों किसमें आ गया, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे आपका, C1 प्लस C1/2, तो ये हो गया 2C1, 2 2 4 यानी कि हो गया 5C1/2। 6 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है तो Q इक्वल टू क्या होगा, CV, तो 5C1/2 इंटू 6, और ये जो चार्ज कह रहा है वो 1.5 माइक्रोकूलम के बराबर कह रहा है, तो 1.5 इक्वल टू 5C1 अपॉन 2 इंटू 6, ये होगा बेटा 5 3 जा 50, 0.3 टाइम में चला गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 अपॉन यहां पे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 माइक्रोफैरेड। देखो यहां पे कट करो तो C1 की वैल्यू कितनी है, 0.1 माइक्रोफैरेड, सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, कह रहा इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस इज 1200, यहां पर वोल्टेज कितना कह रहा है बेटा 1200 कह रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है 1200 वोल्टेज दिया गया है, इज गिवन टू अ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, बी को अर्थ किया गया बेटा, तो यहां पर वोल्टेज कितना हो गया 0 हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे वोल्टेज पूछ रहा है, मान लो यहां पे x है, वोल्टेज क्या मान लो x मान लो, तो अब x ये है तो यहां पर भी x होगा, यहां पर भी x होगा, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। भाई लगा दो पॉइंट पोटेंशियल वाला मेथड, क्या x माइनस 1200 इंटू कितना 3 प्लस x माइनस 0 इंटू कितना बाबू 4, इधर से आ जाओ, प्लस x माइनस 0 इंटू कितना बेटा 2 बराबर कितना 0 हो गया। अगर तुम देखोगे तो यहां पे आएगा 3x और यहां पर आएगा 3600, फिर यहां पर देखोगे बेटा यहां पर आएगा 4x और यहां पर आएगा कितना 2x, तो बेटा ये कितना हो गया 3x और ये 6x 9x बराबर 0, तो 9x बराबर हो गया 3600, x बराबर हो गया 400, यानी कि x पे वोल्टेज कितना आ रहा है 400। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, चेक कर लीजिएगा। इन द सर्किट shown C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, C2 3 माइक्रोफैरेड एंड अ बैटरी B 20 वोल्ट, द स्विच S1 इज फर्स्ट क्लोज, ठीक है, पहले इसको बंद कर दिया गया है, इट इज देन ओपन, ठीक है, जब इसको बंद करोगे बच्चे तो इसके पास चार्ज आएगा, कितना आएगा Q इक्वल टू CV, C होगा 6, B होगा भी कितना हो गया बेटा 120 कूलम,
कूलम माइक्रो कूलम कितना, माइक्रो में दिया तो माइक्रो कूलम कर लेते हैं बेटा। तो क्यू आ गया बेटा 120 माइक्रो कूलम, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज फाइनली ऑन C2, इस पे चार्ज पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करके इसको जोड़ते हैं तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गया, यस। पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद इनका कॉमन पोटेंशियल भी कितना होगा, टोटल चार्ज 120 अपॉन 3 और 6 9, अगर काटोगे तो 3 3 का 9 और 3 चौक 12, यानी कि 40/3 हो गया। वोल्टेज कितना गया, 40/3। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज, इसमें चार्ज बताओ। इसमें चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू 3 इंटू 40/3 कट गया, कितना है 40। 40 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ करंट I flows through a cylindrical wire, इस cylindrical wire है बेटा, rod of uniform cross section area and resistivity rho, the electric flux through the shaded cross sectional of the rod as shown in the figure। चलो ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, IR लिख सकते हैं, ठीक। V की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, V की वैल्यू हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू dV/dr, तो V इक्वल टू EL, E इंटू L। I आपका I रहने देते हैं और R को वैल्यू लिखते हैं रो L बाई A लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर क्या पूछ के रहा है हमसे, द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टिविटी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। तो एक काम बताओ बेटा, क्या ये L से L जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या E और A मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या ये रो I मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, और ये क्या बनेगा, रो I बनेगा। सत्य वचन, चल आगे बढ़ेंगे। रो I कहां हो गया, ये गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्या स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, करंट को अपोज करता है, हाँ। वोल्टेज इज ऑलवेज ड्रॉप, ठीक है। करंट को तो रेजिस्टेंस अप्रोच करता है या अपोज करता ही है, साथ में वोल्टेज ड्रॉप भी तो करता है। इट ऑलवेज डिसिपेट इलेक्ट्रिक पावर इनटू हीट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर हीट में भी कन्वर्ट करता है। तो देखो बेटा, ये तीनों, इट ऑलवेज डिसिपेट्स इलेक्ट्रिक पावर इनटू हीट, खर्च करता है ना, पावर डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा, क्या आएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, the temperature of a metal wire rises when an electric current passes through it because, देखो बेटा, ये तो मैं सीधे सीधे तुम्हें बताता हूं। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जब चलता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कोलिजन की वजह से, ये तो आप लोग जानते हो। लेकिन कोलाइड करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन जो चलता है, चार्जेस जो चलती हैं, वो अपने नेबरिंग एटम के साथ कोलिजन करता है। तो यहां पर नेबरिंग एटम वाला जो कोलिजन दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, कोलिजन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the atom of the metal gives them energy, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। हीट एनर्जी क्यों मिलेगा वो पूछ रहा है। The specific resistance of a wire is rho, specific resistance of a wire is rho। एक मिनट बेटा, ठीक, ओके। The specific resistance of a wire is rho, its volume is 3 meter cube and its resistance is 3, then the length will be, बेटा क्या होता है, R, सॉरी इधर आ, R इक्वल टू रो L बाई A। कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज रो, इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम चाहिए, L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3, ये मिला रो L स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया बेटा 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 9, ये हो गया रो L स्क्वायर। L पूछ रहा है, L बराबर 3 अपॉन अंडर रूट रो, सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन अंडर रूट रो आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट की तरफ, कह रहा है टू रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज, दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कह सकते हैं, कब, कह रहा है इक्वल करंट फ्लोज इन ईच इन द सेम डायरेक्शन, दोनों रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा और सेम डायरेक्शन में जाएगा। इक्वल करंट फ्लोज इन ईच मे बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं यार, सेम करंट फ्लोज इन ईच रेजिस्टर एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द करंट टू फ्लो, बिल्कुल सही बात है यार। अगर एक करंट इधर जा रहा है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसमें तो आई जाएगा ही, अगर दूसरा रेजिस्टेंस लगाओगे क्या करंट के पास कोई और ऑप्शन है, नहीं, सीधा सीधा भागेगा उधर ही, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, two resistors of resistance R1 and R2 having R1 greater than R2 are connected in parallel for equivalent resistance R, the correct statement is, बाबू देखो कह रहा है एक R1 है और एक R2 है, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो मान लो ये 3 है और ये 6 है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 2 आया। तो क्या ये 2, अब आओ ऑप्शंस मिलाओ, R इक्विवेलेंट बड़ा है, क्या ये 2 6 और 3 के सम के बराबर है, भाई 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9, ऑप्शन नंबर 1 गलत। R1 इज लेस देन R,
R1 3 है और R इक्विवेलेंट कितना है 2 आ रहा है बेटा, गलत। R2 इज लेस देन, R2 क्या है 6 है, सबसे कम कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। क्या कह रहा है R इज लेस देन R1, R इक्विवेलेंट जो है वो 3 से क्या होगा छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, कह रहे द फिगर shows a network of resistor each having value 12 ohm, find the equivalent resistance between the point A and B। A और B के बीच में बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये रेजिस्टेंस 12 है, ये भी रेजिस्टेंस 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह शकल बना के रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो डायगोनल है, ये वाला जो है, ये वाला, ये यूजलेस है, इसको हटा दो, ये हटा दो। तो अगर देखोगे तो ये 12 और ये 12 सीरीज में जुड़ा, तो ये मिला कितना 24। ये 12 और ये 12 मिल गया किसमें सीरीज में 24, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12। तो 24 और 24 किसमें आ गया बच्चे? पैरेलल में आ गया। और पैरेलल में तो 24 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी कि ये हो गया 12, बीच में आ गया 12, तो 12 12 24 और इधर आ गया एक 12, कितना हो गया 36। बीच में कितना हो गया पूरा? बीच में हो गया बेटा 36। ऊपर देखो ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर आ गया कितना बेटा 24 और नीचे आ गया कितना बेटा 24। ये 24 ये 24 और ये कितना 36। और अगर इन तीनों को सॉल्व करोगे बेटा, ये तीनों पैरेलल में है और इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आपका उत्तर क्या आएगा 9। समझ गया मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, द फिगर बिलो शोज द करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द करंट I इज, कह रहा I कितना होगा, ये कितना होगा बाबू? 2 और 2 4 मिला, ये 4 आया, 4 में से 1 गया, इधर आया कितना 3, 3 में से 1.3 इधर चला गया, तो इधर कितना मिला? तो 1.7 ही मिलेगा आपसे, 1.7 एम्पियर। भाई जो बच्चे का वही तो मिलेगा यार, क्या ही क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ करंट I इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में I की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है, ध्यान दो। 15 आया बेटे, यहां गया 7, तो यहां मिला कितना 8, 8 में से 5 इधर चला गया, इधर कितना है 3, 7 में से 7 और 3 मिलकर के इधर आया कितना 10, 3 और 10 मिलकर के इधर कितना हुआ 13। तो यहां पर हम लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। हाँ जी, so consider the circuit shown in the figure, both the circuit are taking same current from the battery but the current through R in the second circuit is 1/10 of the current। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 1/10 करंट जा रहा है और यहां से करंट I जा रहा है बच्चे, तो यहां पर करंट कितना आएगा? यहां पे करंट आएगा बेटा 9I/10। क्लियर? और यहां पर वोल्टेज और यहां पर वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो I/10 इंटू R, यहां पर वोल्टेज बराबर होगा 9I/10 इंटू R2 के, 10 से 10 गया, I से I गया, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? R2 की वैल्यू आ गई R/9 और R कितना है आपका? R है आपका बेटा 11, R आपका दिया हुआ है 11, 11/9। R2 की वैल्यू आ गई 11/9 और R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 दिया है, और ये दोनों किसमें जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। अब इनको सॉल्व कर लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? तो R इक्विवेलेंट इस इन दोनों का, तो प्रोडक्ट हो गया 11/9 इंटू 11 डिवाइडेड बाई सम 11/9 प्लस 11। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 121/9 और इंटू 9/110, 9 से 9 कट गया, ये आ गया बच्चे 11/10। मतलब इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं 11/10 से, जो कि ये R1 से किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस 11/10। क्या मेरी बात समझ में? अब यहां पर देखो, क्योंकि इसमें करंट I घुस रहा है और यहां से भी टोटल करंट क्या I घुस रहा है, यानी कि इस पूरे सर्किट को हम R कह सकते हैं। यानी कि R इक्विवेलेंट एग्जैक्टली क्या होगा बेटा? R के बराबर होगा, और R क्या है 11 के बराबर है, तो R1 प्लस 11/10। इसको इधर लेकर के जाएंगे तो आपको R1 मिलेगा, R1 इक्वल टू 11 माइनस 11/10, जो कि मिलेगा 110 माइनस 11/10, जो कि मिलेगा आपको 99/10 और ये मिलेगा 9.9। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इन द सर्किट गिवन x इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस है, विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड डी 0। अच्छा, कह रहा है यहां पर और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि इधर का रेजिस्टेंस और इधर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा तब तो। अब देखो ये 6 और ये 6 15 कितना हो गया बेटा? 21, 15 6 21 सीरीज में जुड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 15, 6 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा 3, और 15 और 3 कितना बेटा? बेटा ये दोनों मिलकर के कितना होगा 3, 15 और 3 कितना 18, इक्वल टू बेटा 8 और x मिलकर के क्या 8x/8 + x डिवाइडेड ओवर डिवाइडेड, अच्छा +3 भी है, इधर का पूरा रेजिस्टेंस हो गया ऊपर वाला, डिवाइडेड ओवर 4 और 4 मिलकर के 2 और 4 मिलकर के 6।
बेटा ये कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। ये कितने टाइम में जाएगा? 7 टाइम में जाएगा। तो 7 इक्वल टू 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस 3, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपको मिलेगा 4 इक्वल टू 8x अपॉन 8 प्लस x, 4 2 जा 8, ये इधर गया तो x इक्वल टू 8 ओम आ रहा है बेटा, x इक्वल टू 8 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे 8 आ जाएगा। मेरी बात समझ रही है? बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, इधर का रेजिस्टेंस और इधर का रेजिस्टेंस बराबर होगा इधर का रेजिस्टेंस और इधर के रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर देखो सेम क्वेश्चन है, क्या होगा बेटा? यहां का रेजिस्टेंस 12 और यहां का रेजिस्टेंस x प्लस 6 इक्वल होगा बेटा, ये 1 और 1 है, कितना आएगा? 1/2 और ये 1 और 1 है तो ये भी कितना आएगा बेटा? 1/2। ये दोनों कट गया तो आपको मिला 12 इक्वल टू x प्लस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो x की वैल्यू 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। यहां पर कह रहा है अ कैंडिडेट कनेक्ट्स अ नॉन आइडियल मूविंग कॉइल वोल्टमीटर मूविंग एमीटर ए, रेजिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा गया, यहां पर वोल्टमीटर कितना वोल्ट पड़ रहा है बेटा? वोल्टेज है 20 वोल्ट का एंड द एमीटर रीड्स एम्पियर। यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 4 एम्पियर का। तो अब मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या होगी? तो V इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई। वी है आपका 20 और आई है आपका 4, रेजिस्टेंस आया 5 ओम का। अब सुनो मेरी बात, इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर तुम निकालना चाहते हो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? सोचो जरा सा दिमाग से, क्या ये वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा है? यानी कि वोल्टमीटर जो वोल्टेज पढ़ रहा होगा वो इस अपने खुद के रेजिस्टेंस और इन रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से पढ़ रहा होगा। बोलो, यानी कि यहां पर जो हमने आर की वैल्यू निकाली वो एक्चुअली में जो 5 ओम आया है वो यहां इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया होगा। बोलो आएगा? तो यानी कि ये जो आर है ये 5 ओम से क्या रहा होगा? ज्यादा ही रहा होगा, क्योंकि बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जो वैल्यू आ रही है वो आर की वैल्यू से छोटी ही रहेगी, तो आर की वैल्यू 5 से क्या रहेगी? ग्रेटर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ रहा है मुझे। ठीक है, एमीटर मतलब करंट, करंट आई इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। वी कितना है बेटा? 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 6 4 10 और 1 11। करंट आ गया बेटा 6/11। अब क्या कह रहा है? वोल्टेज कह रहा है, लेकिन देखो ये वोल्टमीटर जो है वो यहां और यहां लगाया गया है, यहां लगाया गया है और यहां लगाया गया है, मतलब ये वोल्टेज पड़ रहा है इन दोनों के बीच का, इनके और इनके बीच का। बोलो हाँ या ना यार? तो अगर इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखोगे तो आर कितना है? 10 ओम है। और अगर यहां पर वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज आई आर होता है, तो वी आई कितना बेटा? 6/11 और आर कितना है? 10। कितना आ गया? 60/11। तो वोल्टेज हो गया 60/11, वोल्टेज हो गया 11/60 नहीं 60/11। तो ये वाला करेक्ट होगा और करंट ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। इन द सर्किट शोन रीडिंग ऑफ एमीटर इज, एमीटर कितना रीडिंग पड़ रहा है? देखो सीधी सीधी बात, ये तीनों किस में है? पैरेलल में। ये बताया गया ऑलरेडी आपको। अगर ये पैरेलल है तो यानी कि ये एमीटर कहां लगा है? ये 24 ओम वाले के पास लगा हुआ है। तो आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी बाई आर। वोल्टेज पैरेलल में तीनों का सेम, तो 24 तीनों को मिलेगा। और किसके अक्रॉस पूछ रहा है? करंट 24 के अक्रॉस पूछ रहा है, तो यहां पर लगा 24, कट गया, कितना आया? 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आगे बढ़ जाइए। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आवर सर्किट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। अच्छा ठीक है, अगर बेटा करंट गैल्वेनोमीटर में 0 करना है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 करना है, जो कि यहां पर 2 वोल्ट है, तो यानी कि जो भी करंट पास होना चाहिए वो सारे के सारे यहां से पास हो जाने चाहिए। बोलो हाँ या ना? यानी कि करंट इधर से जाना ही नहीं चाहिए। ठीक, चलो कह रहा आर की कितनी वैल्यू ले कि करंट इसमें ना जाए, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, यानी कि करंट इधर जाए। एक काम करते हैं, वोल्टेज है आपका 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक, ठीक है, यहां पर ये 12 वोल्ट हो गया, तो यहां देखोगे अगर तो ये 12 वोल्ट हो गया बच्चे, और यहां पर हो गया 0। ठीक, अगर ये 2 वोल्ट है तो यहां पर भी 2 आएगा और इधर भी कितना आएगा? 2 आएगा। समझ आ रही बात? और इधर अगर 0 लेते हो तो ये भी कितना होगा बेटा? 0 होगा। और इसमें करंट निकालो, आई इन पांचों, तो 12 में से 2 गया और 5 हो गया 10/5, मतलब हो गया 2 एम्पियर। यानी कि ये 2 एम्पियर पूरा का पूरा यहां से चले जाना चाहिए, ये 2 एम्पियर पूरा का पूरा यहां से चले जाना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? और अगर ये पूरा 2 एम्पियर करंट आई बराबर 2 एम्पियर यहां से जा रहा है और वोल्टेज कितना है? 2 है। अब मुझे आर बताओ, V बराबर आई आर।
आर बराबर वी बाई आई, वोल्टेज कितना है 2 यानी कि 2, और आई कितना है बेटा 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, वोल्टमीटर शोड रीडिंग 18 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज, ठीक है, कह रहा है कि ये जो वोल्टमीटर है बेटा वो 18 वोल्ट रीड कर रहा है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज है वो 18 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, निकाला जाता है। पहली बात, यहां पर वोल्टमीटर को हटा करके क्या मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस मान सकता हूं आर, क्योंकि वही पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं? तो पैरेलल में जुड़े हैं तो कितना होगा बच्चे, R इंटू 50/50 प्लस आर, ये रेजिस्टेंस है, जो कि इस रेजिस्टेंस के साथ किसमें जुड़ा गया है 24 जुड़ा गया है इसके साथ। समझ आ रही बात? चलो ठीक है, यहां का रेजिस्टेंस, चलो इस पूरे का रेजिस्टेंस मुझे पता चल चुका है, ये पूरा रेजिस्टेंस इतना है, क्लियर है बाबू? चलो, और अगर यहां पर 18 वोल्ट है, यहां पर अगर 18 वोल्ट है बेटा, 18 वोल्ट है, तो यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा? क्योंकि अगर यहां पर 18 है तो यहां पर भी 18 होगा, और ये टोटल 30 है तो 12 वोल्ट यहां मिलेगा। बोलो हाँ या ना? अब अगर 12 वोल्ट यहां पर है तो सर्किट में इस 24 ओम में कितना करंट जा रहा होगा? आई बराबर वी बटे आर। वी हो गया कितना बेटा? वी हो गया 12, और रेजिस्टेंस हो गया 24, करंट हो गया बेटा कितना? आधा, हाफ एम्पियर का करंट इधर हो गया। फिर अब अगर आधा एम्पियर का करंट इसमें एंटर कर रहा है, क्योंकि देखो यहां पर अगर 18 है तो अगर ये मैं 18 मानता हूं तो मुझे ये 0 मानना पड़ेगा, और अगर मैं ये 0 मानता हूं तो यहां पर मुझे कितना मानना पड़ेगा बेटा? यहां पर मुझे मानना पड़ेगा 48, तो यहां पर होगा कितना? 48। ठीक है, एक बार रीअसेंबल करते हैं बेटा इसको, पूरा डाटा मैं थोड़ा ठीक से अरेंज कर दूं। देखो बेटा ये है 18, तो यहां पर ले लो 18, यहां ले लो 0, और अगर ये 18 है तो ये भी कितना होगा बेटा? ये होगा 48, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 30 आना चाहिए, और ये भी कितना होगा बाबू? ये होगा 48। तो 48 0 करंट निकालो, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है बेटा? 48 माइनस 0/24, और ये हो गया 2 एम्पियर का करंट, यानी कि इसमें करंट कितना गया? 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये हाई पोटेंशियल है, यानी कि करंट कितना निकला होगा बेटा? यहां से इसमें 2 निकला, तो कुछ करंट जो है वो इधर से गया होगा, और कुछ करंट इधर से गया होगा, ये और ये इधर आ गया होगा, ऐसा करके कुछ करंट का सर्कुलेशन रहा होगा। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरे ब्रांच में कितना एम्पियर करंट घुस रहा है? इस पूरे ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट घुस रहा है। ठीक, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अभी हमने निकाला था ना, अगर ये R मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो कितना होगा बेटा? 50 इंटू R/50 प्लस R, और अगर इसमें करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें ये वोल्टेज मिल गया, और ये वोल्टेज कितने के बराबर? 18 वोल्ट क्वेश्चन में कह रहा है। देखो ये सॉल्व हो गया है। अब अगर चाहो तो तुम ये क्वेश्चन बना सकते हो, ये हो गया 9 टाइम में चला गया, अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 50R, और ये मिलेगा 450 प्लस 9R, और ये 9R अगर इधर चला गया तो ये मिलेगा आपको 41R इक्वल टू, ठीक 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 ठीक, गड़बड़ हो गया बच्चे, गड़बड़ हो गया। चलो 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 फटाक, एक काम करो, इस वोल्टमीटर को हटाओ और ये एक नया सर्किट बनाओ। ये हो गया बेटा 24 ओम, ये हो गया बेटा आपका 50 ओम, और ये हो गया एक रेजिस्टेंस R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ये हो गया 30 वोल्ट की बैटरी, ठीक। अब अगर यहां पर वोल्टेज ड्रॉप 18 वोल्ट का है तो सबसे पहली बात, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये हो गया बेटा आपका 50 इंटू R/50 प्लस है, ठीक। R इक्विवेलेंट निकल गया। आगे बढ़ेंगे, और ये इसके साथ जुड़ा है 24 वाले के साथ सीरीज में। देखो ये दोनों, ये हो गया 24 ओम, ये हो गया सीरीज के साथ, ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट सर्किट का। अब मुझे एक बात बताओ, सर्किट से टोटल करंट आई कितना जाएगा? आई जाएगा बेटा V बाई आर। V कितना हो गया? 30, और R कितना हो गया? 50 इंटू R/50 प्लस R इंटू प्लस 24 वोल्ट। ये टोटल करंट निकल गया, जो कि ये करंट इधर जाएगा, ऐसा निकला करंट, और ये करंट इधर गया। ये करंट घुस रहा है यहां पे, और ये करंट इस वोल्टेज के अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा?
18 वोल्ट का, क्योंकि ये कह तो रहा है। अब आओ आगे, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था इन दोनों का? इन दोनों का था बेटा 50 इंटू आर अपॉन 50 प्लस आर। और इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है बेटा ये इंटू 30 अपॉन 50 इंटू आर अपॉन 50 प्लस आर, 50 प्लस आर और प्लस कितना बेटा 24। क्या मेरी बात समझ में आ रही? चलिए ठीक है। ये क्या मिला? ये 18 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप मिला। देखो ना, ये रेजिस्टेंस है किसका? ये रेजिस्टेंस है इसका। ठीक, ये क्या है? ये करंट जो इधर घुस रहा है। अब बेटा बस आपको यही सॉल्व करना है। देखो केवल एक वेरिएबल है आर में, आपको केवल यही सॉल्व करना है। तो ये मिला 18 वोल्ट इक्वल टू मिला 50 आर अपॉन 50 प्लस आर इंटू, अगर तुम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर मिलेगा 30 अपॉन 50 इंटू आर प्लस 24 इंटू 50 प्लस आर। और ये जो नीचे वाला एलसीएम है वो होगा 50 प्लस आर ऊपर की तरफ। क्या ये 50 प्लस आर 50 प्लस आर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 18 वोल्ट इक्वल टू मिला 50 आर इंटू 30 डिवाइडेड ओवर 50 इंटू आर, 50 प्लस आर है, 50 प्लस आर और प्लस 24 इंटू 50 प्लस आर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा, ये 900/7 ही आएगा बेटा इसका आंसर। समझ बात? देखो क्या किया मैंने, इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाला, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकाला, टोटल करंट निकाला, टोटल करंट निकाला, इसमें कितना करंट आया वो निकाल लिया, I इक्वल टू V बाई आर से। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इनका कॉम्बिनेशन, यहां पर वोल्टेज दे रहा है 18 वोल्ट, तो I इंटू आर कितने के बराबर? 18 के बराबर। और ये सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बेटा 900/7। To get the maximum current from a parallel combination of n identical cell, each of internal resistance R in an external resistance R। देखो बेटा, अगर n सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? टोटल ईएमएफ होगा बेटा NE, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल कितना होगा बेटा? NR होगा। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो I इक्वल टू क्या हुआ? NE अपॉन NR प्लस R। पैरेलल में जोड़ रहा है क्या? पैरेलल में जोड़ रहा है बच्चे, सॉरी, ये पैरेलल में अगर जोड़ा तो ईएमएफ तो सेम ही रहेगा। ईएमएफ कहां चेंज होगा बेटा? पैरेलल में सेल का ईएमएफ चेंज नहीं होता। अपॉन ये कितना मिलेगा आपको? R/N और प्लस कितना मिला? R। अब सोचो, अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो देखो पहला तो कंडीशन हो सकता है कि R आपका क्या हो? बहुत छोटा हो, कैपिटल R से। तो R अगर बहुत छोटा होगा तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहां I इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? E अपॉन R। ये करंट मिल रहा है। अब आओ आगे, अगर R आपका बहुत बड़ा हो, स्मॉल लेटर R से, तो हम क्या करेंगे बेटा? R अगर, अच्छा नहीं ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, स्मॉल R बहुत बड़ा हो कैपिटल R से, हम कैपिटल R को ड्रॉप करेंगे और इस बार I मिलेगा हमें E अपॉन R और N ऊपर चला गया, ये मिला हमें। किसमें फायदा मैक्सिमम करंट मिल रहा है? देखो ये करंट n टाइम ज्यादा हो गया और यहां पर करंट क्या है? एक ही टाइम। यहां पर करंट क्या हो गया? n टाइम ज्यादा हो गया। तो जब करंट मैक्सिमम पूछ रहा है तो हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। A cell of EMF E is connected across a resistance R. The voltage across the terminal of the cell। देखो बेटा क्या कह रहा है, यहां पर एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पर ये सेल है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और यहां पर एक कैपिटल R से जोड़ा गया है सर्किट में। आपसे कह रहा है कि यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है वो V आ रहा है। तो अगर मैं करंट बताऊं इस सर्किट में कितना करंट गया, तो I इक्वल टू V बाई R, इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको बताया था कि EMF, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या है। मैं क्या बोलूं? EMF, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? E इक्वल टू V प्लस IR। तो E इधर है, E आपका इधर है, V को इधर लेके आओ, माइनस V इक्वल टू I की जगह पे बेटा V बाई R और स्मॉल लेटर R। अगर आप ध्यान दोगे तो ये R यहां पे जाएगा, तो R E माइनस V अपॉन V इक्वल टू स्मॉल लेटर R और ये आपको मिल रहा है E माइनस V R अपॉन V। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ।
एन इलेक्ट्रिक फैन एंड अ हीटर आर मार्क्ड एज 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 1000 वोल्ट 220 वोल्ट। बेटा दोनों का रेजिस्टेंस निकालो। इलेक्ट्रिक फैन आर ऑफ एफ, आर इक्वल टू पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, 220 इंटू 220 अपॉन 100, एक जीरो कट गया बेटा। आर ऑफ फैन आ गया 484 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर निकाल लो, तो फिर वो भी 220 वोल्ट से जुड़ा है, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड ओवर 1000। बेटा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 484 मतलब ये आ गया 48.4। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज, देखो ये 48.4 हो गया और ये 484 हो गया। फैन का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और हीटर का पूछ रहा है तो लेस देन हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी, लेस देन दैट ऑफ द फैन। ठीक है, फैन से कम। अब क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, व्हिच बल्ब विल बी द ब्राइटेस्ट। इसमें से कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट होगा? बेटा ये देखो प्लस है, यहां से जो करंट निकलेगा वो सी में घुसेगा, और बाकी सभी बल्ब में करंट क्या होगा बेटा, स्प्लिट होगा। देखो इसमें करंट स्प्लिट हुआ, इसमें करंट स्प्लिट हुआ, I1 और I2, बट सबसे ज्यादा करंट किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। और सारे के सारे बल्ब क्या है, आइडेंटिकल है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो जिसमें करंट ज्यादा वो तेज ग्लो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सी वही सही आंसर है। आगे देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूमिंग ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, देखो सभी के सभी क्या है, सेम है। तो एक काम करो, एक रफ सर्किट बनाओ, एक रफ सर्किट बनाओ बेटा। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लगाओ, इसको नाम दो ए। वापस से आओ, यहां पर दो रेजिस्टेंसेस लगाओ और इसको नाम दो बी और सी। वापस आओ, आगे की तरफ बढ़ो, यहां पे एक रेजिस्टेंस दो और यहां पर 3 रेजिस्टेंसेस दे दो। बेटा ये सब आर ही है, तो ये हो गया ई एफ जी। वापस आते हैं नीचे की तरफ और यहां पर लगाते हैं एच, ये सब आर है। आपसे पूछ रहा है कि पैटर्न बताओ कैसे, ब्राइटेस्ट टू डिमेस्ट, सबसे तेज जो जल रहा होगा। तो आपको पता है अगर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो जिसमें करंट सबसे ज्यादा वो सबसे तेज जलेगा। बट बी और सी में क्या होगा, बी और सी सेम इंटेंसिटी से जलेगी, क्योंकि दोनों में करंट सेम जाएगा। ई एफ जी, ई एफ जी ये तीनों भी सेम से जलेंगे, सेम सेम जलेंगे। ठीक, और देखो बेटा ई एफ जी और यहां वाला क्या है, डी, डी और एच, क्योंकि देखो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, डी और एच, तो डी और एच भी क्या होगा, साथ साथ जलेगा। तो B इक्वल टू सी, ई एफ जी और डी और एच सीधा सीधा साथ साथ जलेंगे। अब एक काम करो, मान लो 1 1 1 1 1 1 1 कर लो, सबको 1 कर लो। ठीक, सभी रेजिस्टेंस को 1 कर लो। 1 और 1 पैरेलल में जुड़ा है, तो कितना हो गया बेटा, ये 1/2। ये कितना हो गया, 1/2। ये कितना हो गया, यहां आया 1/2, और ये कितना बेटा 1। तो क्या ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस 3/2 हुआ? 3/2 बिल्कुल। अगर ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया बेटा, 2। और ये 1/3 1/3 1/3 मतलब बेटा 1 1 1 है, तो उल्टा कर देंगे ना, तो 1/3 आ जाएगा। तो 2 + 1/3, तो ये मिल जाएगा 3 2 6 1 7 7/3। ये आ रहा है बेटा 1.5 और ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। एक बात तो तय है, इधर वाला ब्रांच का जो है रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें करंट ज्यादा घुसेगा, है कि नहीं। अगर इसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है तो इसमें करंट ज्यादा घुसेगा, और करंट ज्यादा घुसेगा तो सबसे तेज कौन जलेगा, ए। तो ए जला मेरा सबसे तेज, तो इसको मैं बड़े वाले एरो से बना देता हूं। ठीक, उसके बाद आओ देखो, ए के बाद बेटा ये, अब देखो यहां पर करंट कितना रहा, लगभग 1.5 मतलब यहां पर 0.75 और यहां पर कितना बेटा 0.75। आगे देख लो बेटा ये 2। अब देखो डी में सबसे तेज चलेगा, क्योंकि डी में करंट कितना घुस रहा है बेटा, 2 पॉइंट समथिंग। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि अब डी में आपका क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसमें इसके अंदर करंट ए के बाद सबसे ज्यादा इसमें होगा, यानी कि डी उसके बाद चलेगा। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। ठीक, और आपको पता है डी और एच आपका क्या होगा, साथ साथ जलेगा। ठीक है, तो मिल गया आपको ए ग्रेटर डी, ए ग्रेटर डी और एच, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब देखो ई एफ जी एच, ई एफ जी। अब बाबू देखो, तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ये रेजिस्टेंस 1.5, टोटल रेजिस्टेंस 1.5, टोटल रेजिस्टेंस 1.5। और अगर बेटा इसमें जो है टोटल रेजिस्टेंस 1.5 है, इसमें करंट अगर मान लो 1 एम्पियर घुसा, तो ये आधा और आधा में बढ़ जाएगा। अब इसमें जो है ये रेजिस्टेंस आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसमें जो भी करंट घुसेगा, यहां पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे।
यहां पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब समझ रहे हो, यहां पर करंट 3 पार्ट में अगर बटेगा तो डी और एच तो सेम इंटेंसिटी से जलेंगे, लेकिन ये तीनों डीम जलेंगे। और किससे डीम जलेंगे? बी और सी से। बोलो हाँ या नहीं? ई एफ जी एच सबसे कम जलेंगे, ई एफ जी ये तीनों सबसे कम, ये और ये साथ साथ, ये और ये साथ साथ। तो सबसे तेज कौन जला? ए सबसे तेज जला। उसके बाद कौन जला? डी, डी जला आपका सबसे तेज। और डी के बराबर कौन जला? एच जला। डी के बराबर एच जला। आगे बढ़ जाओ, डी और एच साथ साथ में जल रहे हैं। उसके बाद कौन जल रहा है बेटा? उसके बाद बी और सी जल रहे हैं, बी बराबर सी एक साथ चल रहे हैं। और लास्ट में ई एफ जी एच। तो ये पैटर्न किधर आ रहा है? ये पैटर्न आ रहा है ए ग्रेटर देन बी। ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। If 30 volt 90 watt bulb is to be worked on a 120 volt line, what resistance should be connected in series with the bulb? बेटा देखो, वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, और कह रहे 120 वोल्ट पे चलाना है इसको, तो रेजिस्टेंस बताओ। R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। V स्क्वायर हो गया 900 और P हो गया 90, कट गया, और ये आ गया 10 ओम। रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। और इसको अच्छा, अगर रेजिस्टेंस 10 हो गया, करंट बताओ कितना होगा? 30 वोल्ट है ना। I इक्वल टू V बाई R। यानी कि हमारे ये जो बल्ब है इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? 3 एम्पियर। लेकिन अगर 120 दे देंगे तो करंट कितना होगा? I इक्वल टू V बाई R। V कितना हो गया बच्चे? V हो गया आपका 120, और बेटा रेजिस्टेंस आ रहा है 10, 10 में R जोड़ दो और करंट कितना कर दो? 3 एम्पियर के बराबर कर दो। क्योंकि सर्किट में करंट तो 3 एम्पियर होना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा बल्ब लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर होगा 30 प्लस 3R इक्वल टू हो गया 120, तो 3R इक्वल टू ये हो गया 90, R इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 30। तो 30 ओम R इक्वल टू R है। और यही था आज आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा, देखा होगा ध्यान से। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चे। और मैंने कुछ प्लान किया है आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत जल्दी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। बाय।